मैं एक अनाथ आश्रम में नौकरी करती थी। वहाँ एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई थी। वह मुझसे रोज बोलती, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाओ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं समझती थी कि उसे उसके बिस्तर से तकलीफ है। मैंने उसी दिन उसका बिस्तर बदलवा दिया, पर वह अब भी यही कहती थी। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और उसकी जगह चादर ओढ़ कर लेट गई। आधी रात ही गुजरी थी कि तभी मेरे अचानक कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उनका फ़ायदा हो। बिना अपने फ़ायदे के कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता है। मेरा नाम अनायका है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। दरअसल मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले सार्थक नाम के लड़के से हुई थी, लेकिन उसका अफेयर शादी के बाद भी दूसरी लड़की से था। तो उस लड़के ने मुझे तलाक देकर उस लड़की से शादी कर ली। ऐसे मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और वो मेरी शादी अपने छोटे बेटे से कराना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि अब मुझे शादी करनी ही नहीं थी और मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। बचपन में ही मेरे पापा की मौत हो गई थी। तभी से माँ ने मुझे अकेले ही पाला। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेले ही रहती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे सास ससुर मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करते थे और वो अपने साथ मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे मेरी माँ के साथ ही रहना था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए ही जी थी। अब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, उन्हें आराम दूं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने माँ से कहा कि आप कपड़े सिलना बंद कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कोई ना कोई काम देख लूँगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की। 2 साल पहले मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी। वह चाहती थी कि अपने जीते जी मेरी शादी कर दे, इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे किसी कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल थी। मैंने अपने पड़ोसियों से कह रखा था कि कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, अगर मेरे लिए कोई जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तब उसने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे भी किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया था, तो उसने सोचा कि वह मुझे बता दे, शायद मेरा काम बन जाए। फिर वह मुझसे बोली, मैं खुद वहाँ चली जाऊँ और बात कर लूँ। मैंने उससे वहाँ का एड्रेस लिया और अगले ही दिन मैं अपनी माँ से कहकर अनाथ आश्रम चली गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो वह एक घर की तरह बना हुआ था। गेट पर एक वॉचमैन खड़ा था। जिसने गेट खोला तो मैं अंदर गई। वहाँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वह घर अंदर से काफ़ी बड़ा बना हुआ था। उसमें काफ़ी कमरे थे। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ वॉचमैन रहता था। मैंने एक बच्चे से ऑफिस का पता किया तो उसने मुझे सामने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं वहाँ पर चली गई। अंदर देखा तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी। मैंने उनसे अंदर आने का पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडी काम करती है, उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। सिर्फ संडे को ही वो अपने घर जाती है। मुझे उनकी यह बात सुनकर माँ का ख्याल आया। मैं अपनी माँ को घर पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैंने मैडम से कहा, क्या रुकना ज़रूरी है? मैं रोज़ आ जा नहीं सकती हूँ? तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। कहा कि यहाँ हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। उनके पास हर समय किसी न किसी का रहना ज़रूरी होता है। वैसे हाँ, तुम्हारे अलावा यहाँ 4 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उन्हें और भी काम होते हैं। मैंने मैडम से पूछा, यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा? मैडम ने कहा, यहाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा,
क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मैंने उनसे और कुछ बातें की और फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे वहाँ रुकने पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अपनी माँ की फिक्र थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं घर आई तो माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम नौकरी के लिए गई थी ना? मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी पसंद आई है और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम यह नौकरी कर लो। मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली रह लूँगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे वहाँ 24 घंटे रहना होगा। माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी। वैसे भी सारा दिन मैं खाली ही तो रहती हूँ। तुमने मेरे सिलाई का काम भी छुड़वा दिया है। क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती हूँ? मैंने कहा, ठीक है, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई भी समय पर लेती रहना। मैं अपने कमरे में आई और अपनी अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकालकर बैग में रख लिए और कुछ ज़रूरत का सामान भी रख लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ जाकर मैडम से मिली। मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया और मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपना सामान और अपने कपड़े वहाँ पर रखे। उस कमरे में मेरे साथ काम करने वाली 4 लड़कियाँ और भी रहती थी, लेकिन उस समय कमरे में कोई नहीं थी। मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर मैं बाहर आ गई। बाहर मुझे वह लड़कियाँ मिली जो यहाँ पर काम करती थी। अभी फ़िलहाल यहाँ 2 लड़कियाँ ही थी और 2 छुट्टी पर गई हुई थी। उनमें से एक का नाम सेजल था और दूसरे का नाम पलक था। पहले मैं उनसे मिली और अपने बारे में बताया। उन्होंने भी मुझे अपने बारे में बताया। हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया था। एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। हम उस कमरे में बच्चों को लेकर गए और बच्चों को खाना खिलाया। वहाँ पर एक आंटी खाना बनाने के लिए आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना उनकी ही जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सेजल और पलक की थी और मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। मेरा यहाँ पर अच्छा समय गुजर रहा था। बच्चे सारा दिन खेल में मगन रहते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती थी। मेरी वहाँ पर सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ रहकर मैंने एक बात नोटिस की थी, वहाँ रोज़ कोई ना कोई बच्चा एडॉप्ट होता था। रोज़ कोई ना कोई फैमिली किसी बच्चे को लेने के लिए आती थी और मैडम उनको बच्चा दे भी देती थी। सिर्फ बच्चे एडॉप्ट ही नहीं होते थे, यहाँ बच्चे आते भी बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग थे जो अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आते थे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। मैडम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल गई थी और यहाँ मैडम बच्चों को हर चीज़ की सहूलियत देती थी। मैडम बहुत अच्छी आदत की थी। उन्हीं दिनों एक छोटी सी बच्ची जो कि 12 साल की होगी, वह जब से यहाँ पर आई थी बहुत डरी सहमी रहती, किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। वह खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और उससे पूछा, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं उससे रोज़ बात करने की कोशिश करती थी। अब वह मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। अब वह अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे ही बच्चों के साथ प्यार से रहती थी। मैं जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। उस लड़की के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो लड़की यानी कि सुरभि बहुत घबराई हुई थी, मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी, आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे यही कहती रही कि दीदी, आप मेरी जगह पर सो जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे रोज़ाना परेशान करता होगा, इसलिए मुझसे अपनी जगह बदलने को कह रही है। मैंने सेजल से कहकर उसकी जगह बदलवा दी और मैं बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। हमारा कमरा बच्चों के कमरे से काफ़ी दूर था। उस अनाथ आश्रम में 40-50 के करीब बच्चे थे। लड़कियों का कमरा अलग था और लड़कों के कमरे अलग थे। मैडम वहाँ हर चीज़ का खुद ख्याल रखती थी और बच्चों के लिए हर तरीके की सहूलियत भी थी। हम लोगों ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज़ की तरह अपने कामों में लग गई।
जब सुबह नाश्ते का समय हुआ तो मैं सुरभि के पास गई और मैंने उससे पूछा, आज रात को तो तुम्हें अच्छी सी नींद आई होगी ना? अब तो मैंने तुम्हारी जगह भी बदलवा दी। लेकिन वह बाकी दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने मुझसे अभी भी वही बात कही कि दीदी, आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, कैसा दर्द? क्या अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है? इतने में मैडम मेरे पास आ गई। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कमरे में चली गई। अब जब भी सुरभि मुझसे मिलती तो मुझसे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात को टाल देती थी। मुझे लगा शायद वह यहाँ रहना ही नहीं चाहती है, इसलिए वह मुझसे यह बात कहती है। लेकिन यह भी सोचती कि उसे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तो सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं सुरभि के बिस्तर पर ही सोकर देखूं। सच पता चल जाएगा वह झूठ बोलती है या फिर सच। आज हम लोगों ने रात का खाना खाया। उसके बाद मैं सुरभि के पास गई और मैंने सुरभि को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला दिया और मैं उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से मुझे एक चुभन सी हुई। मैंने चादर हटाकर देखा तो मुझे वहाँ कुछ लोग नजर आए। वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से देख नहीं सकी। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सर में हल्का सा दर्द था, आंखें लाल हो रही थी। मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई। मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोपहर के समय सुरभि मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, दीदी, क्या आपको भी रात में दर्द हुआ था? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। तुम सिर्फ मुझसे बहाना करती हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगी और आगे से मुझसे ऐसी कोई बात मत करना। वह अपना छोटा सा मुंह लेकर कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अगले दिन संडे था। मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने चली गई थी और मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी कि मैं वहाँ खुश तो हूँ ना, मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है। मैंने अपनी माँ को वहाँ के बारे में सब कुछ बताया और खर्चे के पैसे माँ के हाथ में दिए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं देने लगी। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहाँ जाकर मैं अपने कामों में लग गई। दोपहर का खाना खाने के लिए जब हम लोग गए तो मैंने सेजल से सुरभि के बारे में पूछा। सेजल ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता है, उसे तो एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया है और वह कल ही उसे लेकर चले गए। मैं यह सुनकर बहुत उदास हो गई क्योंकि मैं सुरभि के बहुत करीब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि सुरभि को माता पिता मिल गए होंगे और अब वह अच्छा जीवन व्यतीत करेगी। अब वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ कर पाएगी। मुझे सुरभि की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने और बच्चों में अपने आप को बिजी कर लिया था। वहाँ मुझे एक बात बहुत हैरान करती थी। वहाँ रोजाना बहुत बच्चे आते थे और रोजाना ही बहुत से बच्चे एडॉप्ट कर लिए जाते थे, वरना लोग अनाथ बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते और अगर लेकर भी जाते हैं तो उन्हें नौकर बनाकर रखते हैं। लेकिन यहाँ तो रोजाना बहुत सारे बच्चे एडॉप्ट होते थे और हर आदमी बच्चों को अपनी संतान बनाकर ही ले जाता था। मुझे यह बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है, लेकिन वहाँ किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। अगर मैं ज़्यादा छानबीन करती तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती और मुझे इस नौकरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मेरी यह नौकरी भी छूट जाती तो पता नहीं मुझे कहीं और नौकरी मिलती भी या नहीं। एक दिन मैंने सेजल से पूछ लिया, यहाँ इतने सारे बच्चे एडॉप्ट कैसे होते हैं, वरना लोग तो अनाथ बच्चों को लेना भी नहीं चाहते हैं। सेजल ने कहा कि यहाँ की मैडम बहुत ही अच्छी है और वह बहुत लोगों को जानती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा एडॉप्शन होते हैं। और वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी तो होते हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देते होंगे। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया था। यहाँ रोज ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 14 साल की होगी। वह मुझसे आकर कहने लगी, दीदी, मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना है, मुझे बहुत दर्द होता है।
मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यही बात मुझसे सुरभि भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है क्या? तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वह बच्ची रोने लगी और रोते रोते उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। जब वह सुबह सोकर उठती है तो उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल करके खुद को ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। फिर ऐसी दरिंदगी इनके साथ कौन कर सकता है? मैं उस बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके जिस्म पर कुछ निशान थे। मैं समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ नहीं। और तुम यह बात अभी किसी को मत बताना। उस बच्ची की यह हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन सोच लिया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। इस बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया है उसे छोड़ूंगी नहीं। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर लेट गई। मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ढक ली। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने को आई थी। रात के 2 बजे का समय था। तभी मुझे किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जब मैंने चादर से चुपके से देखा, वहाँ पर एक आदमी उस बच्ची की तरफ जा रहा था। वह आदमी उस बच्ची के पास आया और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसे इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी और उस आदमी का पीछा करने लगी। यह आदमी वही था जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आता था। मैंने सोचा कि मैं यह बात मैडम को बताती हूँ, लेकिन मैं जब तक मैडम को जगाती और सब कुछ उनको बताती तब तक वह आदमी तो निकल जाता। इसलिए मैंने उसका पीछा करना सही समझा। जब मैं उसका पीछा करते करते बाहर आ गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह वॉचमैन से बात कर रहा था। वॉचमैन ने उसके बाहर जाने के लिए मेन गेट भी खोल दिया। तब मैं समझ गई कि वॉचमैन और मैडम इससे मिले हुए हैं। उनके निकलने के बाद ही वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही मुझे वह आदमी दिखाई दिया। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा आगे चलकर एक घर था। वहाँ पर कोई नहीं रहता था। वह आदमी उस घर के अंदर चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने घर को चारों तरफ से देखा कि शायद मुझे कोई दरवाज़ा अंदर जाने के लिए मिल जाए। तब मुझे एक दरवाज़ा दिखा जो कि टूटा हुआ था। मैं उसी से कूदकर अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उस कमरे की तरफ गई तो उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ वह आदमी था और बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। यह देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से आवाज़ लगा दी। मैंने कहा कि छोड़ दो इस बच्ची को, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसने मुझे देखा और मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो इस बच्ची को। तभी वह आदमी मेरे पास आया और मेरे सर पर किसी चीज़ से ज़ोर से मारा, जिससे कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जब उठकर देखा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। मुझे होश आते ही सब कुछ याद आ गया और मैं उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं इन जालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा। वह किस हाल में होगी। इन सब में मैडम और चौकीदार भी मिले हुए थे। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। वह मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो वह हंसने लगा और मुझसे बोला, क्या हुआ? पहले तो बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी अकड़। पहले तो बहुत बोल रही थी। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी। इस वक्त मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वह बहुत खतरनाक और जालिम लोग थे। मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उस आदमी ने मुझसे कहा, यह लो खाना खा लो, रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है। फिर उसने मेरे हाथ खोले और खाने की थाली मेरे हाथ में देकर वहाँ से चले गए। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
अब मैं उसकी सारी हकीकत जान चुकी थी। अचानक मुझे सुरभि की याद आ गई। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था और मैं समझ गई थी कि वह मुझसे क्यों कहती थी कि रात में उसे दर्द होता है। बेचारी मासूम बच्ची, एक तो लावारिस, ऊपर से उसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैडम भी इन सब से मिली हुई होगी। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना यह लोग मुझे भी मार डालेंगे। फिर मैंने अपने हाथ से पैर के रस्सी खोले और उठकर मैं दरवाज़ा खोलने गई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने कमरे की चारों तरफ देखा, मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे वहाँ एक पतली सी खिड़की दिखाई दी, लेकिन वह बहुत ऊपर थी। फिर मेरी नज़र कमरे में रखी हुई एक कुर्सी पर गई। मैं कुर्सी पर चढ़कर खिड़की से बाहर जा सकती थी। मैंने उसको खिड़की के पास रखा और उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसका शीशा तोड़ा और खिड़की से बाहर कूद गई। कूदने की वजह से मेरे पैर में चोट लग गई और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई, लेकिन गेट बंद था। फिर मैंने वहाँ से निकलने का दूसरा दरवाज़ा ढूंढा। पीछे की तरफ एक दरवाज़ा और था जिससे मैं बाहर आई। थोड़ा आगे चलकर ही अनाथ आश्रम था। वॉचमैन गेट पर ही बैठा रहता था। अगर वह मुझे देख लेता तो दोबारा से मुझे पकड़वा देता। इसलिए मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से कवर किया और छुप छुप कर वहाँ से निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ गई, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा था और यह सब पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी था। पुलिस स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था। मैं पैदल चलकर ही पुलिस स्टेशन पहुँची और वहाँ जाकर मैंने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने उनको समझाया कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, इन सब में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि बिना सबूत का हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, अदालत में सबूत चलते हैं। पुलिस ने मेरी सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचा और फिर रिपोर्ट दर्ज कर ली। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। मैं वहां से अपने घर गई। मैंने अपना सामान लिया और अपनी माँ का भी सामान लिया और माँ के साथ वहां से निकल गई, क्योंकि हो सकता है कि वह लोग मेरे घर पहुंच जाते। मैं अपनी माँ की एक सहेली के घर चली गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हालत में और इतनी जल्दी में, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको सारी बात बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में सारी बात बता दी। वह मुझे शाबाशी देने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया है सही किया है। उन जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुम उन्हें सजा दिलाकर ही रहना। कुछ दिन बाद पुलिस वहाँ पर भेस बदल कर गई और उन्होंने मैडम से बात की कि उन्हें एक बच्ची चाहिए और वह उस बच्ची को विदेश भेज देंगे, जिसके लिए वह मुँह-मांगी रकम देने को तैयार हैं। मैडम ने बच्ची देने की हामी भर ली और बात करते करते उनसे यह भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ हम बच्चों से हर तरीके का काम करवाते हैं। पुलिस वाले ने यह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ से आ गए। अगले ही दिन वहाँ से मैडम, वॉचमैन और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ जो लड़कियाँ काम करती थी उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैडम के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स मिले, जिससे पता चला कि वह ड्रग्स का भी कारोबार करती है। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत से पता चला कि जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से एडॉप्ट करने आते थे उन्हें एडॉप्ट नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने मुझे वहाँ पर बंद किया था वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लेकर वहाँ पर आते थे। वह इस बात का खास ध्यान रखते थे कि वह बच्चे अनाथ हो। इनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता था, ताकि वह जैसा चाहे उनके साथ वैसा करे। मैंने उनके खिलाफ गवाही दी, उन सबको सजा हो गई और इस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी। मैंने वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था, उनके पूरे तरीके से ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल ही नहीं होता है। लोग पैसों की खातिर इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। अब वहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं।
अगर लोग बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए आते भी हैं तो मैं उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, बाद में ही किसी बच्चे को देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करे। मुझे अक्सर सुरभि की बहुत याद आती है और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने सुरभि की बात पर यकीन किया होता तो आज सुरभि हमारे साथ होती। पता नहीं वह कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। मैं भगवान से उसके लिए दुआएं करती हूँ कि वह जहाँ पर भी हो ठीक हो।